दोस्तों, इकरा साइकोलॉजी आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि क्या है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इट मीन्स बुद्धि। बुद्धि से सब कोई तो आप लोग रूबरू हो ही चुके होंगे कि बुद्धि है क्या, और आप लोग समझते ही होंगे आए दिन इस चीज़ को, तो हम लोग यूज़ करते ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में, आखिर बुद्धि है क्या। बुद्धि एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन या बोलचाल की भाषा में काफ़ी करते हैं। तेजी से सीखने का, समझने का, अच्छे स्मरण, तार्किक चिंतन इत्यादि गुणों के लिए हम दिन प्रतिदिन की भाषा में बुद्धि का शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शॉर्टकट में तो हम आपको बताएं ही है। और जानते हैं कि बुद्धि यहीं पे खत्म नहीं होता है। बुद्धि की कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी तरफ से परिभाषा देते हुए आगे बढ़े हैं। तो आगे देखते हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को परिभाषित कर किया है। स्टर्नबर्ग 1986। हाँ, पहले आप लोग इस नाम को नहीं सुनेंगे, लेकिन हाँ, अब इस नाम से आप रूबरू हो चुके हैं। इंटेलिजेंस के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने पहला जो स्टर्नबर्ग ने 1986 में परिभाषा देते हुए कहा है कि यहाँ पे बुद्धि की जितनी भी प्रमुख परिभाषा दी गई है, उसमें मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया जाता है, या विभाजित किया जाता है, या बांटा जाता है। तो उसमें स्टर्नबर्ग ने जो दो भागों में बांटा गया है, ये अधिकतर परिभाषा में दो भाग में बांट के ही कोई कार्य करते हैं। तो देखते हैं ये इन्होंने दो भागों में किस परिभाषा को बांटते हुए आगे बढ़ा है। सक्रियात्मक परिभाषा और एक ही क्या है, तो वास्तविक परिभाषा। सक्रियात्मक परिभाषा को थोड़ा डिटेल से देखते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो देखते हैं। हम मानते हैं कि थोड़ा हिंदी टफ होता है, कठिन होता है, लेकिन जो हिंदी लैंग्वेज के है उनको समझ में आ जाएगा। ऑपरेशनल डिफिनेशंस और रियल परिभाषा है क्या। सकारात्मक से तात्पर्य वैसी परिभाषा से होता है जिसमें किसी संप्रदाय मतलब कॉन्सेप्ट को उन तरीकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस ढंग से उसे मापा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सकारात्मक परिभाषा कहा जाता है। सकारात्मक परिभाषा की कुछ खामियां हैं जो कि आगे देखते हैं। सकारात्मक परिभाषा की खामियां किन्होंने दिया है, तो बोरिंग 1923 में। इनकी परिभाषा क्या है, तो इनकी परिभाषा ये है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि की परीक्षण मापता है। सकारात्मक में परिभाषा में यही कहा गया था, तो बोरिंग भी यही कहें। इनके अनुसार कहा गया परिभाषा में बुद्धि वही है जो बुद्धि का परीक्षण या मापन करता है, उसे ही हम लोग बुद्धि कहते हैं। ये सकारात्मक परिभाषा की कुछ खामियां को देखते हैं। सकारात्मक की खामियां को जानते हैं। इसमें कहा गया है कि परिभाषा चक्रीय होता है। सकारात्मक में सचमुच में बुद्धि परीक्षण का निर्माण बुद्धि मापने के लिए, ना कि बुद्धि को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। बुद्धि परीक्षण निर्माता का यह उद्देश्य कभी नहीं रहा कि बुद्धि परीक्षण के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किया जाए। सकारात्मक परिभाषा के दूसरे पॉइंट को दर्शाते हुए आगे बढ़ते हैं कि सकारात्मक की जो खामियां है वो दूसरे पॉइंट को क्या करता है। इसकी खामियां जो है बुद्धि के स्वरूप को ठीक ढंग से समझने में एक तरह का अवरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि ऐसी परिभाषा बुद्धि के सिद्धांतों को उपयुक्त पर चर्चा करके आगे बढ़ने से रोकता है। ये हुआ दो खामियां जो कि किसमें था, तो सकारात्मक परिभाषा में। उसी तरह से बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पॉइंट को, वास्तविक परिभाषा को। वास्तविक परिभाषा है क्या, आखिर ये जानते हैं इसका तात्पर्य क्या है। तो वास्तविक परिभाषा से तात्पर्य वैसी परिभाषाओं से होता है जो कॉन्सेप्ट मतलब संप्रदाय के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डालती है। विशेषज्ञों द्वारा इसे अध्ययन में रखते हुए बुद्धि की कई परिभाषा दी गई है, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार भी होते हैं। वास्तविक परिभाषा में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ इतना ही कहा गया है कि वास्तविक का जो परिभाषा है वो संप्रदाय के वास्तविक रूप पर प्रकाश डालती है। इतना ही जान लेना ही काफ़ी है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के बारे में ही बता रहा है। कॉन्सेप्ट वास्तविक मतलब रील को रियल डिफिनेशंस पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ता है। इंटेलिजेंस की और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा देते हुए आगे बढ़ा है, जो कि आगे देखते हैं कि कौन कौन से मनोविज्ञान बुद्धि की परिभाषा को अपने अनुसार से कहा है कि बुद्धि के बारे में, या परिभाषा देते हुए कहा है कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्वक क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावीकरण ढंग से समायोजन मतलब एडजस्टमेंट भी करता है। ये किसने कहा, तो वेस्लर ने कहा। आगे और भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा, उन्हें भी देखते हैं। रॉबिन्सन 1965 में कहा है इन्होंने, इनका कहने का मतलब इनके अनुसार जो परिभाषा दिया गया है वो क्या है, तो इनके अनुसार जो परिभाषा दिया गया है, बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर से के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट मतलब समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता। ये किसने कहा गया है, ये रॉबिन्सन 1965 में दिया है अपनी परिभाषा को। तीसरा नेजर और उनके सहयोगों ने मिलकर दिया है परिभाषा 1996 में। इनके अनुसार जो परिभाषा दिया गया है, जो अमेरिका मनोवैज्ञानिक संघ मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक कार्यबल टास्क फोर्स में सम्मिलित थे, उन्होंने बुद्धि की परिभाषा करते हुए कहा है कि यह व्यक्ति की जटिल विचारों को समझने,
पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभव से सीखने, विभिन्न तरह के तर्क रीजंस के सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता होती है। ये किसने, नेजर ने 1996 में दिया है अपनी तरफ से परिभाषा। एक और मनोविज्ञान सम्मिलित मनोवैज्ञानिक इसमें शामिल है जो कि स्टोडर्ड 1941 में, इन्होंने भी परिभाषा देते हुए कहा है कि बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता होती है जिनकी विशेषताएं कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, किसी लक्ष्य के प्राप्ति, अनुकूलशीलता, शक्ति की एकाग्रता एवं संवेगिक कारकों के प्रतिरोध दिखलाता है, करने की प्रेरणा दिखलाता है। स्टोडर्ड का कहना है कि कोई भी ऐसी जटिल परिस्थितियाँ आती हैं या फिर इकोनॉमी पे आती है, तो ये सब हमें लड़ने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए क्षमता, बल मिलता है। ये बुद्धि के कारण ही हो पाता है संभव। ये सब परिभाषाओं को इन सब परिभाषाओं को समान विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ तथ्य जो कि बुद्धि से ही सम्मिलित है। पहला तथ्य देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होता है। ये तो आप लोग जानते ही। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धि में किसी विशेष प्रकार की समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं होती, इसमें कई तरह की क्षमताएं होती हैं। सिर्फ यही नहीं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले, इसमें बहुत तरह की क्षमताओं, मतलब हर तरह से लड़ने की या सॉल्यूशन निकालने की क्षमता होती है। बुद्धि के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, इसके तथ्य के बारे में, जो कि है बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्याओं के समाधान में सूझ, मतलब इनसाइट का सहारा लेते हुए इन्हीं समस्याओं के समाधान में गत अनुभूतियों का लाभ हुआ, इसी बुद्धि के कारण ही उठा पाते हैं। और भी बुद्धि के कारण है, जो कि बुद्धि के कारण ही बहुत चीज़ हम लोग कर सकते हैं। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक क्रिया करता है, उसे उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। ये आप लोग भी जानते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं प्राय कठिन एवं जटिल कार्य कर समझ कर उसे करने के लिए उत्साह होते हैं, मौलिकता अधिक होती है उसमें वो करने की। बुद्धि के बारे यह भी कहा गया है, पी वर्न 1969 ने अपनी कॉन्सेप्ट के 3 अर्थों में बतलाया गया है, जो भी मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, जिन्होंने डोनाल्ड हैव, जो कि ABC करके दिया गया है, जो कि आप सभी जानते हैं। बुद्धि जो होता है, इंटेलिजेंस, वो जेनेटिक कैपेसिटी के कारण भी हो सकता है। हैव का कहना है कि बुद्धि ए कहा जाता है कि इसमें बुद्धि का एक जीनोटाइपिक प्रकार है। इस तरह से बुद्धि को व्यक्ति का एक आनुवांशिक गुण भी माना जाता है। किसने कहा है? तो हैव ने कहा है। हैव और भी देखते हैं कि ऑब्जर्व बिहेवियर, मतलब प्रेक्षित व्यवहार के रूप में भी बुद्धि को माना गया है, जो कि क्या, वर्णन वर्णन ने बी को कहते हुए, इंटेलिजेंस बी को दर्शाते हुए हैव ने अपनी परिभाषा को आगे बढ़ते हुए देखा गया है, जो कि क्या कहा गया, ऑब्जर्व बिहेवियर के बारे में, जिस सीमा तक व्यक्ति बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यवहार करता है, उस सीमा तक उसे बुद्धिमान समझा जाता है। बुद्धि का यह अर्थ फेनोटाइपिक कहा जाता है, प्रारूप का होता है, जो कि हैव ने बताया है, इसे बी कहा जाता है बुद्धि में ही। और सी का कॉन्सेप्ट लेते हुए कहते हैं कि परीक्षण प्राप्त अंक के रूप में बुद्धि, मतलब इंटेलिजेंस एज अ टेस्ट स्कोर, सी को लिया है इसमें। इसकी जो इसमें बुद्धि का एक क्रियात्मक परिभाषा दी गई है, जो कि बुद्धि परीक्षण मापते हैं। हैव ने इसे सी की संज्ञा दी है। इसी तरह से सभी मनोवैज्ञानिकों, वेसलर, रॉबिन्सन, नेसल, स्टोडर्स ने, से सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से परिभाषा देते हुए कहा है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होता है, वो जेनेटिक भी होता है। ऑब्जर्व करके भी हम लोग बुद्धि को, बिहेवियर के कारण भी हम लोग बुद्धि को दर्शाया जाता है, और उसे उसमें जितना अधिक होगा ऑब्जर्वेशन से, बिहेवियर जितना अधिक होता है, इंटेलिजेंस भी उतना ही आगे बढ़ता है और देखा जाता है। उसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि होता है। इंटेलिजेंस मतलब टेस्ट स्कोर के बारे में भी बताया गया। ये ABC का जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्न ने लाया है, और इन्होंने हैव ने भी इसे दर्शाते हुए कहा गया है। तो जो बताया गया है, जेनेटिक में जेनोटाइपिक आता है, और ऑब्जर्वेशंस में आता है फोनोटाइपिक, और आपका जो स्कोर में आता है, वो स्कोर में क्या आता है, स्कोर में इंटेलिजेंस सी को दर्शाया गया है, हैव ने संज्ञा दी है। इसी प्रकार से आज हम इंटेलिजेंस के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे विदाई लेते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।